नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने आज कोविड टीकाकरण अभियान में 58 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। देश में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पहली कोविड रोधी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड महामारी से पूरी ताकत से निपट रहा है। जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को मंजूरी देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा दर्शाती है। तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज 1 सितंबर से खुलेंगे। असम में सोमवार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कई महिला केंद्रित योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। ग्लोबल डेटा के अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स को इस वर्ष अब तक 16 अरब 90 लाख डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक राज्य एक खेल के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया और केरल के लोग दुनिया भर में आज तिरुओणम पर्व मना रहे हैं। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज कोविड टीकाकरण अभियान में 58 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के विरुद्ध संघर्ष में एक नई उपलब्धि बताया है। कल 36,36,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.54% हुई। पिछले वर्ष मार्च के बाद ये सबसे ऊंची दर है। कल 36,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल 34,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या 3,61,340 है, जो पिछले 151 दिन में सबसे कम है। कोविड जांच की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और अब तक 50 करोड़ 45 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। कल देश भर में 17,21,000 से अधिक जांच की गई। कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश को 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन मिल गई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थ केयर की DNA आधारित कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड महामारी से पूरी ताकत के साथ निपट रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व की पहली DNA आधारित जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को मंजूरी देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा दर्शाती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ज़ाइकोव-डी को मिलाकर भारत में अब तक 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और ये देश में ही विकसित दूसरा टीका है। गुजरात में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से खबर दी है कि कल 2,75,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। गुजरात में अब तक 4 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों को कोविड के खिलाफ टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक लगाई जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार राज्य में अब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों में 21% से ज्यादा लोगों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। 10 लाख लोगों में से टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों में यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इस बीच कल रविवार को रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राज्य में टीकाकरण अभियान 1 दिन के लिए बंद रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि
राज्य के कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। छात्रों को बारी बारी से कक्षाओं में रहने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने पहली से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 15 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। सिनेमाघरों को इस महीने की 28 तारीख से 50% क्षमता के साथ खोल दिया जाएगा। सोमवार से दुकानों और समुद्र तट को आम जनता के लिए रात 10 बजे तक खोला जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से राज्य में आने वाली परिवहन सेवाओं को कोविड मानकों का पालन करते हुए प्रवेश की अनुमति होगी। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में लॉकडाउन 4 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके साथ ही आइजॉल नगर पालिका परिषद में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाबंदियों में छूट दी है। दुकानें, बाजार और वाणिज्यिक परिवहन निर्धारित मानकों के साथ जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में आधारभूत ढांचे के विकास पर बल देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको प्राथमिकता दी है। श्रीमती सीतारामन ने ये बात उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे योजना के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5,100 करोड़ रुपए का ऋण हस्तांतरित करने के अवसर पर कही। देश का उन्नति के लिए अगर हम मीनिंगफुली कुछ कार्यक्रम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रामुख्यता देना आवश्यक है और उसके लिए हर बजट में कुछ न कुछ अधिक से अधिक प्रावधान करते आए हैं। 2017 और 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को उठा करके बहुत ही सपोर्ट केंद्र सरकार राज्यों को देने के लिए बहुत ही एक प्लान्ड व्यवस्था के तहत करके आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत प्रभावी ढंग से विकास को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में आधारभूत ढांचे के विकास के जरिए कोविड महामारी के प्रभाव से निकलने के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से न केवल संपर्क में बढ़ोतरी होगी बल्कि रक्षा, औद्योगिक गलियारे समेत बहुत सारी योजनाओं को लागू करने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होगा। इससे पहले श्रीमती सीतारामन ने अनेक महिला केंद्रित योजनाएं शुरू करने और कई योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। जनधन हो, उज्ज्वला स्कीम हो, स्वामित्व हो, पोषण अभियान हो या मुद्रा लोन के द्वारा जो छोटे छोटे लोन मिलता है, महिला को ही अग्रस्थान मिला है। मुद्रा लोन में छोटे छोटे जो रेडी पटरी में बाकी छोटे छोटे कारोबार चलाने वाले लोगों को भी लोन मिलता है, मगर उसमें ज्यादातर लोन पाने वाले महिला है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फिलहाल 11 महिला मंत्री हैं। कोविड टीकाकरण अभियान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 6 टीके बनाए जा रहे हैं और ये श्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों से संभव हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लखनऊ में निर्यात उन्मुखी कंपनियों और उद्योगों के लिए महत्वाकांक्षी उभरते सितारे कोष जारी किया। इस कोष का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त का प्रबंध करना है। इस कोष का गठन एक्जिम बैंक और सिडबी ने किया है। श्रीमती सीतारामन ने पिछले साल अपने केंद्रीय बजट भाषण में कहा था कि छोटे उद्योग अर्थव्यवस्था के पहिए को गति देते हैं। ये उद्योग रोजगार के अवसर सृजित करते हैं और नवाचार करते हैं। इसके अलावा ये उद्योग जोखिम भी उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उभरते सितारे कोष योजना उत्तर प्रदेश में सफल रहेगी क्योंकि राज्य में सर्वाधिक छोटे उद्योग हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले 2 साल के दौरान केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इनका असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में अपना स्थान बना रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उभरते सितारे कोष से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को लाभ मिलेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की सराहना भी की। असम सरकार राज्य में सोमवार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करेगी। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा कि इस योजना के तहत 2 करोड़ 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने लाभार्थियों से अपने राशन कार्डों को अपने आधार कार्ड से जोड़ने का आग्रह किया क्योंकि बिना कार्ड जोड़े वे खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्री दास ने कहा कि राज्य में अब तक केवल 10.7% लाभार्थियों और 28.3% राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का काम पूरा हो पाया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 2.5 करोड़ लाभार्थियों के राशन कार्डों का 100% डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिमहाद्री ताप विद्युत केंद्र के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना यानी तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत की है। ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली पहली सौर परियोजना भी है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस तैरती सौर परियोजना को एक एंकर के रूप में डिजाइन किया गया है जो 75 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सोलर पीवी पैनल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इससे न केवल लगभग 7,000 घरों में बिजली उपलब्ध होगी बल्कि इससे प्रतिवर्ष कम से कम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे आशा दीदी, हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने आज कोविड टीकाकरण अभियान में 58 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक और उपलब्धि प्राप्त की। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। भारत में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पहली कोविड रोधी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड महामारी से पूरी ताकत से निपट रहा है और जायडस कैडिला की जाइकोव-डी वैक्सीन को मंजूरी देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा को दर्शाती है। तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज 1 सितंबर से खुलेंगे। असम में सोमवार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कई महिला केंद्रित योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। ग्लोबल डाटा के अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स को इस वर्ष अब तक 16 अरब 90 लाख डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक राज्य एक खेल के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केरल के लोग दुनिया भर में आज तिरुओणम पर्व मना रहे हैं। प्रमुख डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के अनुसार भारत के स्टार्टअप्स को वर्ष 2021 में जुलाई तक 16 अरब 90 लाख डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली है। कंपनी का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर का खतरा बने रहने और आर्थिक रिकवरी की गति धीमी होने के बावजूद वेंचर कैपिटल निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप्स व्यवस्था में भरोसा बना हुआ है। एशिया प्रशांत देशों में जनवरी से जुलाई 2021 के बीच वेंचर कैपिटल फंडिंग के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। ग्लोबल डेटा के वित्तीय सौदों से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता लगता है कि जनवरी से जुलाई 2021 के बीच भारत में 828 वेंचर कैपिटल फंडिंग से संबंधित सौदे हुए। भारतीय रेल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले महीने से 3,500 बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देगा। इन लोगों को 3 वर्ष का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम उत्तर रेलवे करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। 2,500 युवाओं को उत्तर रेलवे प्रशिक्षण देगा और 1,000 युवा विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक देश में और 35 भूकंप वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में और 100 वेधशालाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लगभग 65 साल में महज
115 भूकंप वेधशालाएं थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इनमें तेजी आई है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में प्रवासी श्रमिकों के बारे में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी महीने एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिस पर प्रवासी श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। राजस्थान के अजमेर में भाजपा की 6 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन के कई कदम उठाए हैं। हाल ही में संपन्न संसद सत्र में विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बातचीत से ही चलता है। हमारी सरकार सर्वसमावेशी विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। विपक्ष के द्वारा तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो इस तरह की बातें कर रही है उनसे कोई पूछे कि 1950 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, 1990 तक उसे लागू क्यों नहीं किया? मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? और जब रिपोर्ट को लागू भी कर दिया उसके बाद आया कि आपने ओबीसी का आरक्षण लागू किया, लेकिन कल को विभिन्न विश्वविद्यालयों में और सब जगह नौकरियां हैं या नहीं है, इसको लेकर के कोई संवैधानिक आयोग बनाओ। तो कांग्रेस ने तो कोई संवैधानिक आयोग भी नहीं बनाया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र और सैन्य कर्मियों के कल्याण के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए हैं। हरिद्वार में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने रक्षा बजट में अत्यधिक बढ़ोतरी की है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। बहुत से लोग कहते थे डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,43,000 करोड़ रुपए था। आज 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सहोदरन और पी जीवनंथम के बारे में और बताएंगे अंग्रेजों के अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी। आज सहोदरन अयप्पन की जयंती है। केरल के समाज सुधारक और चिंतक अयप्पन का जन्म 21 अगस्त 1889 को एर्नाकुलम के चेन्नई में हुआ था। वे श्री नारायण गुरु की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए अयप्पन उनके शिष्य बन गए। निष्ठावान राष्ट्रवादी अयप्पन ने 1928 में युक्तिवाद नामक पत्रिका निकाली ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा सके। अयप्पन ने केरल में मिश्र भोजनम का आयोजन शुरू किया।
मिश्र भोजनम को केरल के पुनर्जागरण आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सभी जातियों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। समाज में भाईचारे को प्रोत्साहन देने के लिए अयप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसका प्रभाव ही था कि अयप्पन के नाम के साथ सहोदरन भी जुड़ गया। 6 मार्च 1968 को अयप्पन ने दुनिया से विदा ली, लेकिन केरल के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास में सहोदरन का योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। आज देश के एक और महान सपूत पी जीवनंथम की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21 अगस्त 1907 को हुआ था। वे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक सांस्कृतिक विचारक, श्रेष्ठ वक्ता, पत्रकार और आलोचक भी थे। इन सब के अलावा वे वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख नेता थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि साफ सुथरी रही और उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता। जीवनंथम ने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर शुरू किया था। 1924 में उन्होंने वाइकम सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में अछूत माने जाने वाले लोगों के प्रवेश करने की मांग करने वाले प्रदर्शन में भाग लिया। सरयोव्याल आश्रम में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर उनके कुछ सिद्धांतों पर असहमति व्यक्त की। गांधी जी जब मद्रास आए तो जीवनंथम का पत्र गांधी जी की जेब में था और वे जीवनंथम से मिलना चाहते थे। सरयोव्याल आश्रम में जब गांधी जी पहुंचे तो 25 वर्षीय जीवनंथम से मिलकर चकित रह गए। जीवनंथम की राष्ट्रभक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया और जाति आधारित पक्षपात के खिलाफ उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। जीवनंथम ने तमिलनाडु में श्रम आंदोलन को मजबूत करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे तमिल साहित्य के अच्छे ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता थे। जीवनंथम ने भगत सिंह के निबंधों का तमिल भाषा में अनुवाद किया। देश आजाद होने के बाद पहले आम चुनाव में जीवनंथम विधायक बने और तमिलनाडु के विकास के लिए काम किया। आज ही के दिन 1940 में राष्ट्रवादी नेताओं ने वर्धा सम्मेलन में अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लिन लिथगो ने घोषणा की कि जर्मनी से युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है। भारतीय नेता इस घोषणा से नाराज हो गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध की आग में धकेल दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन लेने के लिए लालायत थी क्योंकि उसे युद्ध में पराजय का भय था। वायसराय लिन लिथगो ने भारतीय सेनाओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इसमें अन्य प्रस्तावों के अलावा भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और संपूर्ण आजादी के अलावा कुछ भी स्वीकार न करने की बात पर अडिग रहे। अगस्त प्रस्ताव असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने स्वयंसेवकों से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। वर्धा के संत विनोबा भावे पहले स्वयंसेवक बने। सत्याग्रही स्वयंसेवकों ने इसके साथ ही दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया। ये स्वाधीनता संघर्ष में निर्णायक मोड़ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का अंतिम चरण था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा था करो या मरो। गांधी जी के करो या मरो के उद्घोष ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम आहुति दी। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है अपराजिता। इस बार की कड़ी रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। खूब लड़ी मर्दानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे
जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि शिक्षा का विकास केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी गरीब छात्रों और विद्यालय छोड़ चुके लोगों को कौशल विकास के जरिए स्वरोजगार के योग्य बनाना है। उन्होंने कहा कि ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिलेगा। एक समाचार पत्र में छपे लेख में श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलों में भारत का प्रदर्शन सुधारने की दिशा में एक राज्य एक खेल वाला दृष्टिकोण काफी प्रेरक सिद्ध होगा। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि देश के कॉर्पोरेट क्षेत्र को एक खेल एक कंपनी की धारणा अपनानी चाहिए। केन्या के नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने इतिहास रचते हुए 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया। अमित खत्री ने ये दूरी 42 मिनट 17.49 सेकंड में पूरी की। इस प्रतियोगिता में ये भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले भारत ने 4x400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। दुबई में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के रोहित चामोली, अंकुश और गौरव सैनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस बीच जूनियर मुक्केबाजों में आशीष, अंशुल और प्रीत मलिक ने शुरुआती दौर में अपने मुकाबले जीत लिए हैं। दुनिया भर में रह रहे केरल के लोग आज तिरुओणम मना रहे हैं। ये केरल के सबसे बड़े सांस्कृतिक त्योहार ओणम का पहला दिन है। आज तिरुवोणम है, जो ओणम का सबसे शुभ दिन है। ओणम राज्य का यह वार्षिक फसल उत्सव है। धर्मराजा महाबली की यात्रा का जश्न मनाते हैं। ओणम सभी केरलवासियों द्वारा मनाया जा रहा है। ये बहुतायत के मौसम का प्रतीक है, लेकिन इस बार ओणम कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में त्योहार मनाएंगे। ओणपोकलम, ओणकलिगल, ओणसद्या सभी अपने घर तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन ओणम की भावना जो आशा और समृद्धि का संचार कराते हैं, अपने पूर्ण महिमा में है, जो महामारी से मुक्त एक नई सवेरे और बेहतर भविष्य लाने की आशा कराते हैं। तिरुवनंतपुरम से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोगों को ओणम पर बधाई दी है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से बहुत तेज वर्षा हो रही है। जल भराव के कारण सड़क यातायात बाधित हो रहा है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने दिल्ली में कल भी भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज जो दिल्ली में हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है और जो सफदरजंग एयरपोर्ट है वो 73 मिलीमीटर रिपोर्ट हुआ है। अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमालयन का जो स्टेट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्व राजस्थान, इसमें 21 और 22 को रेनफॉल जारी रहेगा और 22 के बाद रिड्यूस होगा। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने आज कोविड टीकाकरण अभियान में 58 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। देश में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पहली कोविड रोधी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड महामारी से पूरी ताकत से निपट रहा है। जायडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को मंजूरी देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा दर्शाती है। तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज 1 सितंबर से खुलेंगे। असम में सोमवार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कई महिला केंद्रित योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। ग्लोबल डेटा के अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स को इस वर्ष अब तक 16 अरब 90 लाख डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक राज्य एक खेल के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही ये समाचार
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।